नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिया है कि ऊर्जा संकट का असर आम जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में सियासत तेज, गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर चार्जशीट जारी कर बड़ा हमला बोला है। जबकि मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली से बड़ी खबर, विशाखापट्टनम से आ रही इंडिगो फ्लाइट की आईजीआई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, सभी यात्री सुरक्षित है। दक्षिण भारत में कर्नाटका की राजनीति में बयानबाजी तेज, वहीं जेडीएस ने उपचुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। और खेल की खबर, 18 साल बाद बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में आईपीएल का उद्घाटन मैच, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, यूपी को मिलेगी नई उड़ान। अजीत पवार हादसे के बाद डीजीसीए सख्त, वीवीआईपी उड़ान के लिए नए सुरक्षा नियम लागू। केसीए ने विधायकों को आईपीएल टिकट दिए, वीआईपी कल्चर पर सियासी घमशन तेज। दावणगेरे में बयान पर बवाल, कांग्रेस एमएलए के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। मैसूरू में 12 करोड़ की ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर डाल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को एक भरोसा दिलाया है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हम इस युद्ध संकट के बोझ आम लोगों पर नहीं पड़ने देंगे। भारत अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाला ऊर्जा परिवहन कम हो गया है, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। मोदी ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने बताया कि नोएडा क्षेत्र को देश के 2 महत्वपूर्ण माल ढुलाई गलियारों, फ्राइट कॉरिडोर्स के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये गलियारे रेलवे के जरिए उत्तर भारत को बंगाल और गुजरात के तटों से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से किसान और उद्योग अपने उत्पादनों को दुनिया के हर कोने तक तेजी से पहुंचा सकेंगे। इसी के साथ उन्होंने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। अंधविश्वास के चलते नोएडा को पहले उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। पिछली समाजवादी सरकारें नोएडा आने से डरती थी, यहां तक कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तब भी उन्होंने मुझे नोएडा आने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक अखाड़े में अमित शाह द्वारा छोड़ा गया चार्जशीट का तीर अब ममता बनर्जी सरकार के नींद उड़ा चुका है। शाह ने, जिन्होंने पिछले 15 वर्षों के टीएमसी शासन के 14 विस्फोटक पहलुओं जैसे भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था का उजागर किया है, दीदी के गद को सीधी चुनौती दी है। विशेष रूप से बीजेपी ने, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके अवैध घुसपैठियों के मुद्दे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इस बार बंगाल से दीदी के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। जहां एक और पश्चिम बंगाल में चुनावी बुखार अपनी चरम पर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक जंग और भी तेज हो गई है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप ने हिंसक रूप ले लिया है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता का दौरा किया और सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक हमला बोला। इसी दौरान उन्होंने अभियोगनम नामक एक चार्जशीट जारी की। ये दस्तावेज एक चुनावी हथियार है और बीजेपी इसे व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए तैयार है। और ऐसे समय में जब महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, बीजेपी इस मुद्दे को भावनात्मक रूप से मतदाताओं के सामने रखने की कोशिश कर रही है। आरोपों की तीव्रता और प्रचार की रणनीति ने चुनावी अभियान को और भी अधिक रोमांचक बना दिया है। परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि मतदाता किन कारों को अधिक महत्व देता है और आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल और भी अधिक गरमाने वाला है।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच एक बड़ी झड़प हो गई, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। रघुनाथगंज में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प शुरू हो गई और 3 अलग अलग जगहों पर हिंसक टकराव हुए। देखते ही देखते ये हिंसा में बदल गया। झड़प के दौरान हमलावरों ने दुकानों और ठेलों पर हमला किया और जो भी सामान उन्हें मिला उसे तोड़ फोड़ दिया और आग लगा दी। इसी तरह इलाके में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी के घटनाएं हुए हैं। इस दौरान हुए झड़पों में कई लोग घायल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार रामनवमी के जुलूस के दौरान भगवान ध्वज और मुस्लिम झंडे फहराने के मुद्दे पर विवाद हुआ था, जिसके कारण दोनों समुदाय के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इसी दौरान एक समुदाय पर पत्थरबाजी की गई। बाद में स्थिति बेकाबू हो गई और दोनों पक्ष आपस में लड़ने लगे। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान हिंसा हुई। इसके अलावा जैसे ही मामले की जानकारी मिली, सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे, एक अभियान चलाया और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। साथ ही पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 4 या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होना पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इस झड़प में अब तक कुल 15 लोग घायल हुए। उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले के सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का काम जारी है। विशाखापट्टनम से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को शनिवार को इंजन में खराबी के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस घटना के चलते सुबह 10:39 पर एयरपोर्ट पूरी तरह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई। सूत्रों ने बताया कि इंडिगो की विशाखापट्टनम दिल्ली फ्लाइट 6E579 को एक इंजन में खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बोइंग 737 फ्लाइट में 160 यात्री सवार थे। सभी यात्री अभी सुरक्षित है और किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एहतियात के तौर पर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP के मुताबिक पायलटों ने प्रायोरिटी लैंडिंग का अनुरोध किया था। सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया है। विमान की अभी जरूरी जांच और मेंटेनेंस का काम चल रहा है। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा, इंडिगो में हमारे ग्राहकों और स्टाफ की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इंडिगो ने अपने बयान में इसे एक तकनीकी खराबी बताई है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। विधायक बसन्नागौड़ा पाटिल यत्नल ने आरोप लगाया है कि विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कोतवाल रामचंद्रन जैसे बर्ताव किया है। कोलार में श्री राम सेना द्वारा आयोजित रामोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने और एक विशाल शोभा यात्रा शुरू करने के बाद यत्नल ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार पर जोरदार हमला बोला। दम की बात करने वाले ऐसे व्यक्ति की प्रगति आखिर क्या है? DK शिवकुमार हमसे मिले थे और हमसे चर्चा की थी कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र सहमत नहीं हुआ, इसीलिए वह कांग्रेस के अंदर ही संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी ही वह पार्टी है जिसने मुझे आगे बढ़ाया है, इसीलिए मैं हमेशा से बीजेपी का सदस्य रहा हूं। यदि बीजेपी जेडीएस गठबंधन जारी रहता है तो यह निश्चित है कि राज्य में सत्ता इसी के हाथ आएगी। यत्नल ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब जब विधायकों को विधानसभा में लोगों की समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए, ऐसे समय में IPL टिकट जैसे मुद्दे उठाना उचित नहीं है। केवल कुछ ही लोग ऐसे मांगे कर रहे हैं जिन्हें टिकट चाहिए, उन्हें वे खुद ही खरीदने चाहिए। बैठक में इस विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेडीएस ने आधिकारिक रूप से दावणगेरे और बागलकोट उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने की घोषणा की है। उसने अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए प्रचार करने के लिए 40 नेताओं की एक सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी भी शामिल है। इन उपचुनाव में प्रचार करने वालों में विधायक HD रेवन्ना, सुरेश बाबू, शरण गौड़ा कंदनकुर, शारदा पूर्य नायक, करेमा जी नायक, मल्लेश बाबू M, MLC SL बुजेगौड़ा, TA शरवणा और युवा नेता निखिल कुमारस्वामी शामिल है। हालांकि जेडीएस की बागलकोट और दावणगेरे दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होने हैं, कोई मजबूत राजनीतिक उपस्थित नहीं है। फिर भी वह बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को कुछ वोट दिला सकती है। 2023 के बागलकोट विधानसभा चुनाव में जेडीएस उम्मीदवार 3470 वोट हासिल करने में सफल रहा है और बीजेपी के वीरन्ना कांग्रेस के HY मेती से महज
5,878 वोटों के अंतर से हार गया था। इसीलिए इस बार जेडीएस के समर्थन से बीजेपी उम्मीदवार के जीतने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक 18 साल बाद बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन मैच का गवाह बन रहा है। पिछले साल हुए भयानक भगदड़ की घटना के बाद क्रिकेट का यह उत्सव एक बार फिर शहर में लौट आया है। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ घटना से सबक लेते हुए बेंगलुरु पुलिस ने इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के लिए 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें से 7 विशेष रास्ते बनाए गए हैं। पुलिस सुरक्षा की कामन पश्चिम जोन के संयुक्त पुलिस आयुक्त वंशी कृष्णा के हाथों में है। प्रशंसकों की सुविधा के लिए बीएमआरसीएल ने घोषणा की है कि मैच वाले दिनों में मेट्रो सेवा रात 2 बजे तक जारी रही। आमतौर पर आखिरी मेट्रो रात 11 बजे चलती है। अब मैजेस्टिक स्टेशन से चारों दिशाओं में जाने वाली आखिरी ट्रेन रात 1:30 बजे रवाना होगी। इस बार ये टूर्नामेंट 2 महीने से भी ज्यादा समय तक चलेगा, जिसमें लीग मैच 24 मई तक खेले जाएंगे। फिलहाल मैच 31 मई को निर्धारित है। इस बार भी 10 टीम्स ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेगी और टूर्नामेंट के दौरान 65 दिनों में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए में बीजेपी को आवंटित सीटों की घोषणा के बाद पार्टी सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम है। बीजेपी को 2 निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, तंजावुर और गंधर्वकोटई, जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है। कहा जा रहा है कि पार्टी इन सीटों को बदलने की संभावना पर विचार कर रही है। डीएमके और उसकी सहयोगी सीपीआईएम ने 2021 में ये सीटें जीती थी, जहां गंधर्वकोटई में बीजेपी के लिए कोई जाना पहचाना चेहरा उतारना मुश्किल होगा। वहीं एआईएडीएमके ने तंजावुर सीट लेने में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों ने बताया कि अन्नामलई ने सिग्नलूर या कवदमपालयम से चुनाव लड़ने को प्राथमिकता दी है, लेकिन इनमें से कोई भी सीट बीजेपी को आवंटित नहीं की गई है। गुरुवार 26 मार्च को चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। ये बैठक आवंटित सीटें, संभावित उम्मीदवारों और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन अन्नामलई इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे बीजेपी के अंदर मतभेद सामने आ गए। बीजेपी अगले कुछ दिनों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक वनीति श्रीनिवास ने कहा कि अन्नामलई चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में प्रवेश करेंगे। हालांकि ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पार्टी का आलाकमान क्या फैसला लेता है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे भरोसेमंद और सटीक अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए के टीवी भारत। धन्यवाद।